नमस्कार मित्रों, जया लिटरेचर में आपका पुनः स्वागत है और मैं हूँ जयंती। आज मैं आपके लिए निर्मल वर्मा की एक प्रसिद्ध कहानी बीच बहस में लेकर प्रस्तुत हूँ। तो चलिए सुनिए कहानी बीच बहस में। उसने अपना बिस्तर खोला और तहाकर फर्श पर बिछा दिया। फर्श काफ़ी गर्म था। हालांकि रात के समय कमरे ठंडे हो जाते थे, उस रात कोई हवा नहीं थी। साफ किस्म का अंधेरा था और उसे आशा थी कि लेटते ही वह सो जाएगा। सिर्फ आशा थी, इच्छा नहीं। पिछली रातों में उसने जो नींद खो दी थी, उसने उसे बहुत ढीला करके छोड़ दिया था। शुरू के दिनों की घबराहट अब एक मजाक सी जान पड़ती थी। वह चौकन्ना हो गया। दरवाजे पर रात की नर्स आकर खड़ी हो गई थी। लगता था वह गुजरते हुए सिर्फ एक क्षण के लिए रुकी है और फिर आगे बढ़ जाएगी। अब कैसा है तुम्हारा मरीज? उसने पूछा। उस स्वर में हल्की सी फिक्र थी जो बिना आत्मीयता के नंगी सी दिखाई देती थी। पहले उसे अपने मरीज की बात बेतुकी जान पड़ती थी, मानो वह किसी चीज़ का रखवाला हो, पहरेदार। अब वे महज शब्द थे जिन्हें वह हर रात सुनता था और अनसुना कर देता था। क्या बात है, आप सो रहे हैं? नर्स ने कुछ खींच कर कहा। नहीं, जरा धीरे बोलिए, वे सो रहे हैं। वह झिड़की नहीं थी, एक खाली जगह को भरने की कोशिश थी, नाकाम कोशिश, क्योंकि नर्स को गुस्सा आ गया था। नर्स वाला नहीं, ऐसा गुस्सा जो औरत को आता है। पेशाब किया था? वह पहले कुछ हिचका, फिर हाँ में सिर हिलाया। किया था तो कहाँ है? बोतल खाली पड़ी थी, एक गवाह की तरह उसे कोसती हुई। आपने फेंक तो नहीं दिया? नहीं, उन्होंने बिस्तर पर किया था। बिस्तर पर? नर्स ने हताश भाव से उसकी ओर देखा, मानो मरीज वह हो, बिस्तर पर लेटा आदमी नहीं। आप यहीं सोएंगे? जी। इस बार आए तो मुझे बुलाना, मैं बोतल में करवा दूंगी। जब नर्स जाने लगी, वह भी दरवाजे तक आया। एक अजीब डर ने उसे पकड़ लिया, मानो मरीज के साथ में अकेला रहना, सारी रात अकेला रहना असंभव हो। लेकिन देहरी पर उसके पांव ठिठक गए। बाहर अस्पताल का नंगा गलियारा था, दिन की धूप में तपा हुआ, और वहाँ जाने का मतलब कुछ भी नहीं था। वह लौट गया। पहले शुरू के दिनों में वह इस तरह नहीं लौट जाता था। जब भी कोई नर्स या डॉक्टर फेरी पर आते, वह उनके साथ हो लेता। वह उनसे सब कुछ नए सिरे से पूछना चाहता, उनके जवाबों को न सुनकर उनके स्वर के उतार चढ़ाव को भांपने की कोशिश करता। वे उससे कतराकर आगे बढ़ जाते। वह उनका पीछा करता जब तक वे दूसरे वार्ड में ना घुस जाते। कुछ हास्यास्पद भी लगता जब बाद में वह अपनी हरकतों के बारे में सोचता कि 35-40 साल का आदमी, ऊपर से शिक्षित और भद्र दिखने वाला आदमी, एक घबरालू औरत की तरह डॉक्टरों के इर्द गिर्द मंडरा रहा है। वे अब उसकी ओर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। वह अस्पताल का फर्नीचर सा बन गया था जिसे सब लोग देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। वह मुड़ गया। एक क्षण के लिए टूटा सा भ्रम, रोशनी की शहतीर सा उसकी देह में बिध गया। लगा कमरे में उसके अलावा कोई नहीं है। छोटा क्यूबिकल सा दिखने वाला कमरा 2 वार्डों के बीच में था। दोनों तरफ की आहें लहरों से आकर यहाँ टूट जाती थीं। जब कभी उसे नींद न आती तो वह उन्हें सुनता, रोगियों की पीड़ित देहों से उठती हुई लहरों को, और तब उसे मायावी सा भ्रम होता कि समूचा अस्पताल एक जहाज हो, लहरों से जूझता हुआ, जबकि वह और उसका मरीज अपने केबिन में सुरक्षित हों। पलंग पर लेटे व्यक्ति ने करवट ली। आंखें खुली थीं, रुई के पीले फाहों से। नीचे खोखला था जो पहले कभी मुँह रहा होगा। वह झट जहाज इत्यादि की कल्पनाओं से छूटकर अपने में आ गया। पलंग के पास आकर सिरहाने पर झुका। कुछ चाहिए आपको?
वृद्ध को अपलक देखता रहा। कमरे के परे बहुत सी सांसें ऊपर आती थीं, फिर सूखी की सूखी नीचे चली जाती थीं। वह कहीं जा रहे हैं, उसने सोचा। वह भी उनके साथ हो लिया। फिर ठहर गए। आंखें शून्य से लौटकर उसके चेहरे पर अड़ गईं। वह भी ठिठक गया। कुछ चाहिए? उसने दोबारा पूछा। उसके लिए हर प्रश्न एक मंत्र की तरह था। कभी ज़बान खींच लाता था, कभी खाली लौट आता था। तुम सोए नहीं? वृद्ध ने मुंह खोला। मैं सो जाऊंगा। आपको कुछ चाहिए? तुम नीचे सोओगे? मैं हमेशा नीचे सोता हूँ, आपको याद नहीं? उसने अपने गुस्से को व्यंग में ढालना चाहा। इस बीच न वह गुस्सा रहा न व्यंग, महज एक धब्बे की तरह फैल गया। वह 2 बिस्तरों का कमरा था। एक बिस्तर खाली पड़ा रहता था। बहुत लंबे अरसे से वहाँ कोई दूसरा मरीज नहीं आया था। लगता था वे नए मरीज को लाने की नहीं, जितनी पुराने मरीज से छुटकारा पाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। करने दो, वह सोचता, आखिर कब तक करेंगे? तुम नीचे सोओगे? वृद्ध ने कहा। वे कहीं दूर का चक्कर लगाकर अपने पुराने मकान पर लौट आए थे। आप मेरी फ़िक्र मत करें, उसने कहा। मैं आराम से हूँ। मुझे मालूम है, वृद्ध ने कहा। क्या मालूम है आपको? उसने तेज़ी से कहा, लेकिन आवाज़ ऊंची नहीं उठे। इसका ध्यान रहा। उसे बार बार अपने को ध्यान दिलाना पड़ता था कि यह घर नहीं है जहाँ मन मुताबिक गुस्सा किया जा सके। उसे पछतावा सा भी होता था। जब वह कुछ ज़ोर से बोलता, बूढ़ा कुछ हैरत से उसकी ओर देखने लगता। उसमें एक अबोध सी निरीहता होती जो उसने पिछले वर्षों में नहीं देखी थी। वह हमेशा उनसे कुछ डरता था, बचपन से नहीं बल्कि बाद में, जब उम्र की दोपहर शुरू होती है और एक तितीरी सी चमक में माँ बाप पराये हो जाते हैं। हमेशा के लिए नहीं बल्कि बीच बीच में लंबी गर्मियों में अचानक ठंडे दिनों की तरह। अब कोई नहीं था, इसलिए सब कुछ इतना भयानक था। अब नंगा सा मैदान था जहाँ वे लेटे थे, उसकी छाया में। वह बाहर चला जाता तो छाया भी उड़ जाती और वे निराश्रित से पड़े रहते। उसे हैरानी भी होती थी कि चाहे वह कुछ भी करे, वे बिस्तर पर दम रोके चुपचाप लेटे रहेंगे। पहली बार जब इंजेक्शन देने के लिए नर्स ने उनका पाजामा खोला था तो उसे असह्य लगा था। वह बेरोक टोक उनकी नंगी सफ़ेद जांघों को देख सकता है। वह अपनी आंखें भी नहीं हटा सका। मंत्रमुग्ध उनकी नंगी देह देखता रहा। दोनों लेटे रहे, एक पलंग पर, दूसरा फर्श पर। कितने दिन की छुट्टियां मिली हैं? पलंग से आवाज़ आई। 10 दिन की, उसने कहा। छोटे ने तार दिया होगा। अब ज़्यादा बोले नहीं। बूढ़े के होठों पर एक कड़वा सा भाव चिपक आया, किंतु बोलते हुए उन्होंने उत्तर दिया, मेरा भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा, शायद 10 दिन से ज़्यादा लग जाएं। वह समझा नहीं, मन जरूर बैठ गया। डॉक्टर ने कहा है, मुझे मालूम है जो कहा है। बूढ़े ने बेचैन होकर उसकी बात बीच में काट दी। उसे हल्की सी तसल्ली हुई कि वह ओछा सा झूठ बोलने से बच गया, लेकिन भयभीत वह ज़रूर हो गया था। बाबू जानते हैं, यह वह समझ सकता था, लेकिन किस हद तक जानते हैं इस बारे में उसे कुछ नहीं मालूम था। कितना खर्चा है? बूढ़े ने अचानक पूछा। कैसा खर्चा? इस कमरे का? आपको इससे क्या है? उसने कहा। क्यों, मुझे कुछ भी नहीं है, बूढ़े ने भभकते हुए कहा। मेरा मतलब यह नहीं था, वह हकलाने लगा। लेकिन आप क्यों परेशान होते हैं? परेशानी की बात नहीं, मेरे लिए अब नहीं है। वे ढीले पड़ गए। वह ऊपर चढ़ते थे, फिर नीचे उतर आते, और चूँकि चढ़ने उतरने में वह उनके साथ रहता था, कभी कभी वह थक कर निढाल सा हो जाता था। कभी कभी वह सब कुछ छोड़कर किनारे पर बैठ जाता। उसके पिता चक्कर लगाते अपनी ही भूल भुलैया में, और जब वे रास्ता भूल जाते तो वह उनका हाथ पकड़कर दोबारा वहाँ ले आता जहाँ की वे आज हैं, अंधेरे क्यूबिकल के बिस्तर पर।
रात की नर्स आई तो वे दोनों चुप हो गए। बाप बेटे को यह नर्स अच्छी लगती थी। पहली नर्स की तरह यह बात बात पर तमतमाती न थी। अधेड़ उम्र की, लेकिन उम्र से इसे निगला नहीं था। उम्र ने इसे निगला नहीं था और उसमें एक अजीब किस्म का हौसला था जिसकी गंध मरीजों को दूर से ही मिल जाती थी। केरल से आई थी, शायद इसीलिए रंग बहुत गहरा था। हालांकि उसके सफ़ेद कपड़े बहुत ठंडे लगते थे और उसमें किसी तरह की कोई गर्मी नहीं थी। वह उसके पिता से अंग्रेजी में बोलती थी। यह भी शायद एक कारण रहा होगा कि वे उससे बहुत खुश रहते थे, किंतु इस बार वह कुछ नहीं बोली। दोनों को देखकर सिर्फ मुस्कुरा दी। उसने सूखी सफ़ेद चादरें नीचे बिछा दी और भीगी चादरों को लपेटकर नीचे डाल दिया। बुखार लेने के लिए जब वह आगे बढ़ी, वृद्ध ने हड़बड़ाकर मुंह खोल दिया। कुछ देर बाद नर्स ने उनके मुंह से थर्मामीटर निकाला तो वह अपने को दबा नहीं सके। कितना है? यह हमारी परेशानी है, आपकी नहीं। फिर उसने लड़के की ओर देखा। आप कैसे हैं? मैं मरीज नहीं हूँ। उसने हंसने की कोशिश की। आप आराम कीजिए। इतनी देर तक आप दोनों क्या बहस करते रहते हैं? वे दोनों चुप रहे। उसे हल्का सा आश्चर्य हुआ कि उनकी बातें दूसरों को बहस जान पड़ती हैं। कुछ शर्म सी आई और वह मुंह गड़ाए बैठा रहा। बाहर जाते हुए वह देहरी पर रुक गई। उसे इशारे से बाहर बुलाया। मैंने? वह रुकी, जैसे अपने शब्दों पर उसकी दो फटी फटी आँखों को तौल रही हो। मैंने डॉक्टर से बात की थी, उसने दबे स्वर में कहा। जी, उसने कहा। इन्हें आप पता न चलने दें, कोई फ़ायदा नहीं है। जी, उसने कहा। आप चाहें तो 11 के आसपास चाय पीने आ सकते हैं। अगर आप सो गए तो मैं जगाने नहीं आऊँगी। वह हंसी और तब वह जल्दी जल्दी गलियारे को पार करके स्टाफ रूम में चली गई। उसने मुक्ति की सांस ली। वह गलियारे की बेंच पर बैठ गया। शायद कुछ देर में वह सो जाएंगे। उसके जी में आया कि भीतर से सिगरेट ले आए। उसका मुंह सूख चला था, लेकिन उठने की बजाय वह बेंच पर पसर गया। वे सो नहीं रहे। जब वे सो जाते हैं वह एकदम जान जाता है, उनके सांस लेने के ढंग से। कभी कभी उसे भ्रम होता है कि जैसे वह उनके सो जाने की बाट जोहता है। वृद्ध भी वैसे ही उसके सो जाने की प्रतीक्षा करते हैं। परिणामस्वरूप दोनों ही जागते रहते हैं। कभी कभी उसे यह स्थिति हास्यास्पद सी जान पड़ती है और वह सोचता है अगर वह अपने शहर लौट जाए तो भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा। भाई ने उसे हड़बड़ाहट में तार दिया था, यह सोचकर कि आखिरी वक्त सब साथ रहें। अब वे साथ हैं, एक साथ उनसे अलग हैं। आपको सब चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए। डॉक्टर ने पहले ही दिन ही उससे कहा था। पिछले दिनों उसने तैयार होने की कोशिश की है, किंतु जिन्हें सचमुच तैयार होना है वे चक्कर लगाते हैं, ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं। वह उनके साथ नत्थी होकर भागता है। वह यह भी भूल जाता है कि वे उसके बाप हैं। कोई भी आदमी 24 घंटों अपने रिश्ते को याद नहीं रख सकता। वह दबे पांव अंदर आया। नर्स बड़ी बत्ती बुझा गई थी। सिर्फ कोने में एक हल्का गुलाबी बल्ब जलता रहा। उसके आलोक में सब चीज़ें अपनी हैसियत खोकर दिवालिया सी हो जाती। पेशाब की बोतल, दवाइयों की शीशियाँ, पानी के 2 गिलास, उसका अलग, बूढ़े का अलग और दिल्ली के एक मकबरे की तस्वीर जो उसने अस्पताल के हर कमरे में टंगी देखी थी। उसने अपना बिस्तर फर्श पर खोल दिया। सोने के पहले उसने एक जासूसी उपन्यास निकाला। न जाने क्यों गुलाबी रोशनी में किताब की हत्याएं अनिवार्य सी जान पड़ती थी। मुर्दों का आना जाना स्वाभाविक बन जाता। बूढ़ा सो नहीं रहा था, एकटक उसकी कार्रवाइयों को देख रहा था। आखिर उनसे न रहा गया। इस पर तुम्हें नींद आएगी?
वह एकदम चौंक गया। उसके पिता हमेशा अरक्षित मौके पर उसे पकड़ते थे। नीचे गद्दा है, मैं आराम से सोता हूँ। उसने अपने को छिटकाने की कोशिश की। जैसे तुम सोते हो मैं जानता हूँ, बूढ़े ने कहा। आप क्या जानते हैं? उसके हाथ अधबीच में टंगे रहे। तुम बहस करते हो, तुम्हारी यह आदत जैसी की तैसी बनी है। बहस आप कर रहे हैं या मैं कर रहा हूँ? वह उचक कर बैठ गया। जुबान लड़खड़ाने लगी। आपको हमेशा मेरी चिंता लगी रहती है। आप यह नहीं जानते कि आप कितनी बार सोते हुए पलंग गीला कर देते हैं। पलंग गीला करने की बात उसने जानबूझकर कही थी, उन्हें चोट पहुंचाने के लिए। ये नर्सें किस लिए हैं? बूढ़े ने हिकारत भरे स्वर में कहा। पुरानी अफसरी का स्वर उनसे पूरी तरह छूटा नहीं था। हालांकि दफ्तर से वे मुद्दत पहले रिटायर हो चुके थे। आप? गुस्से में उसका स्वर रुआंसा हो आया। आप समझते हैं वे घर की लौंडियाँ हैं जो रात भर आपकी चादरें बदलती रहेंगी? तुम्हें सबके लिए हमदर्दी है, क्यों? बूढ़े के स्वर में हल्का सा आरोप था, लेकिन आवाज़ में एक अजीब सी नरमी भर आई थी। तुम घर में क्यों नहीं सोते? उसने बूढ़े को देखा और कहा, कुछ नहीं। वह अस्पताल की खामोश घड़ी थी और वे दोनों सहसा उसका हिस्सा बन गए थे। लगता था वे अपने घर लौट आए हैं। वह उनकी छड़ी पकड़कर आगे आगे चल रहा है, लेकिन वे पीछे नहीं हैं। वे उसके पीछे आते हैं और अब नहीं हैं। यह ख्याल उसे भयंकर सा लगा। वह अपने पिता का बिस्तर टटोलने लगा। क्या कर रहे हो? बूढ़े ने चीखते हुए कहा। कुछ नहीं, वह घबरा कर बोला। डरो नहीं, अभी पेशाब नहीं किया, बूढ़े ने हल्के व्यंग से कहा। पेशाब नहीं? वह कुछ और टटोल रहा था, पसीने में तरबतर। सुबह होती तो वह कमरे के बाहर आकर बैठ जाता। नर्सिंग होम के पीछे दूर दूर तक पठार थे, खाली बंजर ज़मीन। मिट्टी के टीलों पर चीलें उड़ती, सफ़ेद चमकती धूप में काले अपशगुनों सी। वह एक छोटी सी नींद में झूलने लगता, साफ हल्की नींद जो पर्दे की तरह आर पार डोलती रहती। भीतर चिलमची में गर्म पानी भरने की गुड़गड़ आवाज़ आती। उसकी अनुपस्थिति में बूढ़े की देह को रगड़ रगड़ कर साफ किया जाता। पेशाब में डूबी चादरों को बाहर लाया जाता और उनके बदले में नई धुली सफ़ेद चादरें भीतर आती। फिनाइल और साबुन की झुरझुरी लाने वाली मीठी गंध उसे घेरने लगती। नर्सेज भीतर जाती तो वह उन्हें देखता, जब वे बाहर आती तो वे उसे देखती। इतनी सफाई, इतनी हलचल, इतनी रोशनी के बीच उसे अपने रात के दुःस्वप्न बेकार से लगते। उसे अपना आपा भी बेकार लगता, क्योंकि बीमारी चाहे कितनी असाध्य क्यों ना हो, अगर वह दूसरे की हो, अपने साधन खुद जुटा लेती है और बीच के रिश्ते को कूड़े की तरह बुहार देती है। इन्हीं रिश्तों में उसकी माँ और भाई भी शामिल थे। वह दूर से ही उन्हें देख लेता। वे झिझकते हुए फाटक के भीतर आते। दूर से वे किसी पराये लोग के प्राणी जान पड़ते, लेकिन ज्यों-ज्यों वे उसके पास रेंगते जाते वह उन्हें पहचानने लगता। वह जल्दी से उठकर उनके पास जाता और गलियारे के एक ठंडे कोने में वे तीनों चुपचाप बैठ जाते। कैसे रहे? माँ पूछती। पहला प्रश्न हमेशा यही रहता। ठीक, वह कहता, रात अच्छी गुजरी। तुम ठीक से सो गए थे? भाई के स्वर में हमेशा हल्की सी बेचैनी होती। वह उम्र में उससे छोटा था। आपस में दोनों एक दूसरे को तुम कहते। पिता की बीमारी उन्हें एक दूसरे के पास लाने के बजाय दूर खींच ले गई थी। उसके मन में आता कि कहीं अपने भाई को अकेले में ले जाए, किसी आत्मीय जगह में। बचपन में अक्सर वह जगह घर की रसोई होती थी और उसे उन रातों के बारे में विस्तार से बताए जो उसने बूढ़े के साथ बिताई थी, किंतु कोई चीज़ उसे आखिरी दम पर रोक लेती। वह चीज़ कोई चीज़ नहीं थी,
फिर भी उसके सामने वह रुक जाता। मैं आज दफ्तर से सीधा आ जाऊंगा, तुम घर जाकर आराम करना, उसके भाई ने कहा। मैं दिन रात आराम करता हूँ, उसने कहा। उसके भाई ने संदिग्ध निगाहों से उसकी ओर देखा, मानो उसने कोई गुप्त किस्म का मजाक किया हो। हर परिवार के अपने निजी इशारे होते हैं जिन्हें बरसों पहले वह पकड़ सकता था, पर जिसकी डोर अरसा पहले छूट चुकी थी। क्या वे होश में रहते हैं? माँ ने पूछा। वह ज़्यादा समय सोए रहते हैं, उसने कहा। सोना होश में गिना जाएगा या बेहोशी में, इसका निर्णय वह अब तक नहीं कर सका था। घर लौटने के लिए जिद नहीं करते? कैसा घर? अपना घर और कैसा घर? माँ ने झुंझला कर कहा। वे सोए रहते हैं, उसने कहा। माँ और भाई ने कुछ आतंकित होकर उसकी ओर देखा। नहीं, डरने की बात नहीं है, उसने कहा। यह सिर्फ थकान है और कुछ नहीं। किंतु उसके शब्द दोनों के ऊपर से निकल गए। वे वार्ड के भीतर बूढ़े को महसूस कर सकते थे, हालांकि सुन कुछ भी न सकते थे। माँ कभी कभी यह भी भूल जाती कि बरसों पहले भीतर का मरीज उनका पति रह चुका है। वह दया से भीतर झांकती, किंतु इतना हौसला न बटोर पाती कि देहरी पार करके उनके सामने जा सकती, जिनका अब किसी से सामना नहीं था। तुम लोग अब जाओ, उसने कहा। मैं तो हूँ ही, भाई जैसे इन्हीं शब्दों की प्रतीक्षा में हूँ। वे उठ खड़े हुए। मैं शाम को आऊँगा, उन्होंने दिलासा देते हुए कहा। वह दिलासे के परे था। वह उसे रोकना चाहता था। मुझे उनके पास अकेला मत छोड़ जाओ, वह कहना चाहता था। हम सबको एक साथ रहना चाहिए ताकि रस्सी खींचकर हम उन्हें अपनी तरफ खींच लाएं, अपनी तरफ जहां डॉक्टर और नर्स नहीं है, नहीं बेहोशी की बड़बड़ाहट है, नहीं पेशाब में भीगी चादरें हैं, अपनी तरफ जहां सिर्फ दस्तक देते ही रसोई का दरवाज़ा खुल जाता है। वह अपने भाई और माँ के साथ बैठा रहता था, पिता की प्रतीक्षा में। बहुत पहले के दिनों में वह अपनी तरफें दबोचे बैठा रहता और भाई गेट से बाहर निकल जाते हुए माँ ठिठक जाती, जैसे अस्पताल पर उड़ती हुई चीलों को घूर रही हैं। धन्यवाद। इसका दूसरा भाग अगले वीडियो में।